हे गाइस, वेलकम बैक। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोजेक्शंस तो बना ली थी। लास्ट लेक्चर तक पूरा कंप्लीट कर लिया था उसकी प्रोजेक्शंस को। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये वाला लेक्चर आज का रहेगा, ये फोकस्ड रहेगा कि उन प्रोजेक्शंस को फाइनलाइज कैसे किया जाए। हम कैसे मान लें कि जो प्रोजेक्शंस हैं, मोटा मोटा जो हम प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इसके अंदर मैं अभी आपको कोई रेशो एनालिसिस नहीं सिखाने वाला कि डीएससीआर क्या होती है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है। इन चीज़ों के बीच में मैं नहीं पढ़ने वाला अभी। तो कोर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो पूरी इंडस्ट्री वाइज प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल चीज़ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो प्रोजेक्शंस हैं, दैट आर मेयरली आपको, अगर आप एबिडा मार्जिन्स यानी कि ईबी, एबिडा, पीबीडीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसको समझ लें और इसको सेट कर लें तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सिर्फ इसी चीज का ही धंधा है, इसी चीज के ऊपर ही फोकस रहता है और यही चीज मैटर करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रोजेक्शंस में। रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी आपने कहीं से सुनी होंगी या जो भी आपको लोग बताते होंगे कि ये चीज देखो, ये रेशो देखो, इसके ऊपर इसको सेट करो, प्रोजेक्शन में इसको सेट करो, दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सिर्फ आपको इस चीज को सेट करना है, इस चीज को समझना है, देन यू आर थ्रू। तो इसको ही मैं आज पढ़ाऊंगा, इसको ही समझेंगे, इसके ऊपर ही दिमाग लगाएंगे कि एबिटा मार्जिन या पीबीडीआईटी क्या होता है। तो इसके बारे में ही आज सीखेंगे हम लोग। तो मैं जस्ट वो चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो वो फोकस रहेगा प्रोजेक्शंस इन बैलेंस शीट, ऑफ कोर्स, कि बैलेंस शीट में प्रोजेक्शंस कैसे करनी है, वो हम स्टार्ट करेंगे करना। तो आइए, अभी हम कुछ चीज नहीं सोच रहे, हम सब कुछ भूल चुके हैं। प्रोजेक्शंस के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। अभी हमने जस्ट अपना 10-15-20 मिनट लगाने हैं और अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में जहां तक हो सके डूब के इसके बारे में सोचना है कि ये रेशो क्या चीज है या ये क्या कंप्यूटेशन है, क्या नहीं। इसके बारे में जस्ट दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। तो चलिए, हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स है क्या चीज। देखिए, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये है वो कमाई, वो कमाई जो डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन और ब्याज, इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट एंड सरकार को जो टैक्स दिया है, टैक्स दो बार एंड लिख दिया, टैक्स का खर्चा करने से पहले मैंने कमाई। मैंने कमाई, मैंने अर्न की। वो अर्निंग जो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स का खर्चा करने से पहले मैंने अर्न की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो आप बोलेंगे कि ये तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए, वो कमाई, अगर मैं बात करूं कि वो कौन सी कमाई है जो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स का खर्चा करने से पहले मैंने कमाई, तो इसमें दो तरह की कमाइयां आ जाती हैं। दो तरह की अर्निंग आ जाती हैं, टोटल अर्निंग, ऑपरेटिंग अर्निंग। दो तरह की बातें आ जाती हैं इसके अंदर फर्दर, कि चलो ठीक है सर, आपने लिख दिया कि अर्निंग, अर्निंग वर्ड आपने लिख दिया कि जो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स का खर्चा करने से पहले मैंने करी, अर्न करी। तो अर्निंग तो बहुत तरह की हो सकती है। अर्निंग तो बहुत तरह की हो सकती है। आप इसको अर्निंग की जगह नेट प्रॉफिट वर्ड भी दे सकते हैं, या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वर्ड भी दे सकते हैं, कि ये वो वाले प्रॉफिट्स हैं जिनके अंदर अभी मैंने डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स का खर्चा माइनस नहीं किया। अब प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आइटम्स को देखें, तो जैसे सेल्स होती है अपने पास, मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे सेल्स होती है अपने पास, सेल्स के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाती है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं। उसके बाद अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास कोई अदर इनकम है, ठीक है, वो इसमें प्लस हो जाती है। ये अदर इनकम मान लीजिए ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव हो गया, जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बिजनेस है। माइनस इसमें, सॉरी,
प्लस इसमें अदर इनकम वो भी हो सकती है जो मेरी वन टाइम इनकम हो। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की, जो रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूं। माइनस इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। सैलरी, स्टाफ की सैलरी, ईएसआई की पेमेंट्स, कोई बोनस, कोई और ट्रैवलिंग के खर्चे, कन्वेंस के खर्चे, कोई टेलीफोन के खर्चे, कुछ भी और खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो वाले जो बिजनेस चलाने के लिए की है, ऑपरेटिंग। माइनस अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, मतलब जो वन टाइम, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, ठीक है जी। तो जब इनको माइनस किया तो मेरे पास एक अर्निंग निकल के आई, एक अर्निंग, एक कमाई निकल के आई, एक प्रॉफिट निकल के आया है। तो ये प्रॉफिट ही ना, एक तरह का एक प्रॉफिट निकल के आया। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, ये माइनस वालों को मैं पैरेंथेसिस में रख देता हूं, डेप्रिसिएशन। इसमें माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इसमें माइनस करेंगे टैक्स। तो जो बचा ये अपना होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि टैक्स लगाने के बाद नेट प्रॉफिट है। तो ये भी एक प्रॉफिट ही है, तो ये चीज भी एक प्रॉफिट ही है, ये भी प्रॉफिट ही। दोनों में फर्क क्या है कि ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वो वाला प्रॉफिट है। ये कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग एवरीथिंग वाला, जिसमें सारा कुछ खर्चा डल चुका है, सारी चीजें माइनस इसके अंदर हो चुकी हैं। इस वाले प्रॉफिट के अंदर अभी ये तीनों चीजें माइनस हमने नहीं करी थी। तो क्या यही एबिडा है? एबिडा मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको शॉर्ट में एबिडा भी बोल देते हैं। क्या यही आपका एबिडा मार्जिन है? क्या इसी को आप बीटा मार्जिन मानेंगे कि बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स यही हमारा मार्जिन है? जी नहीं, इसके अंदर ये आपकी आ गई अर्निंग, यानी कि ये वाली फिगर, वो कमाई जो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स का खर्चा चार्ज करने से पहले मैंने कमाई। बट एबिटा मार्जिन जब भी आपने देखना है, या मैंने आपको पहले भी समझाया कि आपने बिजनेस को कभी भी किसी के एडजस्ट करना है, तो आपको बिजनेस को हमेशा उसके जो उसके ने रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से जो कमाई की है, उसको उसके थ्रू ही आपको उसको एनालिसिस उसका करना है, राइट। तो अभी जो मेरे पास एबिटा मार्जिन ये है, ये वाला, इसके अंदर तो ये नॉन ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं ये भी एडजस्ट हो चुके हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो कमाई है ये भी एडजस्ट हो चुकी है। तो दैट मीन्स जो ये अर्निंग मेरे पास आई थी, मैं इसी को लिख रहा हूं अर्निंग को यहाँ पे, अर्निंग जो ये वाली यहाँ पे आई थी, इसके अंदर ये चीज माइनस हो चुकी है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। पर ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चे तो हर साल होते नहीं है ना, मैं तो प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन में तो मैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कभी लेता ही नहीं होता। तो इसको ऐड बैक करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि वो यहाँ पे ऐड हो चुकी थी, यहाँ पे वो ऐड हो गई थी, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। प्लस हो गई थी तो मतलब इसमें प्लस हुई हुई है, ये माइनस हो गया था तो इसमें घटे हुए हैं। तो इनको कैंसिल करने के लिए हमें इसको जो घट चुका था उसको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा, जो प्लस हो चुका था उसको माइनस करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को डाला, जो ये मेरे पास फिगर निकल के आई, दैट इज एबिटा, दैट इज अबिडा। अबिडा जो मार्जिन रहेगा हमेशा ये आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग अर्निंग, ऑपरेटिंग अर्निंग, या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इस चीज के बारे में आपको कभी भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी भी सेक्टर में, आपको इस चीज के बारे में बड़ी कंफ्यूजन नजर आएगी। जो तो सही काम कर रही हैं कंपनीज, जो सही तरह से जिनका सीएमए का फॉर्मेट सही है,
वो तो एबिटा मार्जिन आपका हमेशा ऑपरेटिंग अर्निंग वाला ही उठा रही होंगी। आप अपना फॉर्मूला सीएमए डाटा जो भी आप यूज कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही उठा रहा है या ये वाली सारा ये वाला प्रॉफिट ही उठा रहा है, जस्ट जिसमें नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स भी हो चुकी हो। ठीक है, अगर तो ये वाला उठा रहा है तो दैट मीन्स आपके इस डाटा में, सीएमए डाटा में कमी है, और कई कल को जब कभी ना कभी ऑपरेटिंग इनकम या रेवेन्यू कम ज्यादा आ जाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो गलत आ जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज को चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सजेस्ट कीजिए कि आप इसको छोड़ के ऑपरेटिंग वाली साइड पे चलिए, ऑपरेटिंग को ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग तो हर साल रिपीट होने वाले नहीं है। अगर तो वो आपकी मान लेते हैं बात तो वेल एंड गुड है, नहीं मानते तो भाई जो कल्चर है उसके हिसाब से चलिए, फिर आप इसको ही उठा के चलिए। बट जो सही चीज है वो यही है कि हमें ऑपरेटिंग उठाना चाहिए। तो अब ये तो हो गया रट्टा कि हाँ भी फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला तो चलो आपको समझ में आ गया, बट क्या यही चीज इनफ है? क्या हमें समझना नहीं है कि एबिटा मार्जिन क्या चीज होती है? तो चलिए अभी एबिटा मार्जिन को समझते हैं कि ये इसका रेलिवेंस क्या है, इसको हम क्यों देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, और रिलायंस कंपनी का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप डिवीजन है। ठीक है, तो एक मैं हूं, मान लीजिए, मान लीजिए मैं भी बहुत बड़ा प्लेयर बन गया हूं, बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब इतना बड़ा नहीं, मैं भी एक प्लेयर हूं, मेरा भी एक पेट्रोल पंप है। मान लीजिए रिलायंस का एक पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे नहीं, ये एग्जाम्पल की जगह ना कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगी आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी पॉलीमर्स की ट्रेडिंग करती है, पॉलीमर्स की ट्रेडिंग कर रही है। पॉलीमर्स तो आप समझते हैं ना, प्लास्टिक के दाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हूं, मैं भी पॉलीमर्स की ट्रेडिंग करता हूं, मैं भी पॉलीमर्स की ट्रेडिंग करता हूं। ठीक है, तो आप देखिए रिलायंस के बीच में और मेरे बीच में क्या फर्क है। आप बोलेंगे जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल है जी, जमीन आसमान का फर्क है। पॉलीमर्स की ट्रेडिंग वो कर रही है, पॉलीमर्स की ट्रेडिंग मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसी ट्रेडिंग से उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, इसी ट्रेडिंग से मेरे को भी प्रॉफिट हो रहा है। बट क्या हमारे प्रॉफिट सेम होने चाहिए? क्या हमारे प्रॉफिट सेम होने चाहिए? आप खुद गेस कीजिए। आप बोलेंगे कि नहीं सर, प्रॉफिट कैसे सेम हो सकते हैं? मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे कि सर रिलायंस ने तो जो माल बेचा है वो तो उसने मान लीजिए 1,000 करोड़ का बेचा है, 1,000 करोड़ की सेल्स है। जो आपकी सेल्स है वो सारी 10 करोड़ की सेल्स है, आपकी सेल्स है 10 करोड़ की सेल्स है, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपकी सेल्स इससे कम है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो उससे कम होएगा। प्रॉफिट जो आपका निकल के आएगा वो रिलायंस से कम निकल के आएगा, रिलायंस का जो प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा। जी नहीं, मैं इस क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांटिटी क्वांटिटी वाइज जो प्रॉफिट में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी कम ज्यादा होने की वजह से जो प्रॉफिट में चेंज आ रहा है, मैं उस चीज की डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूं कि पॉलीमर ही वो बेच रहा है और पॉलीमर ही मैं बेच रहा हूं। क्या वो पॉलीमर सेल करने से जो वो प्रॉफिट रिलायंस कमा रहा है और पॉलीमर ही सेल करने से जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, क्या वो दोनों सेम होने चाहिए? अगर मैंने प्लास्टिक का एक दाना बेचा, तो एक दाना बेचने पे मेरे को जो कमाई हुई, और वही एक दाना अगर रिलायंस बेचे, तो उसको जो रिलायंस को एक दाना बेचने से कमाई होगी, क्या हम दोनों की कमाई सेम रहेगी? आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? मैं क्वांटिटी वाइज की बात नहीं कर रहा कि 1,000 करोड़ की सेल है, मेरी 10 करोड़ की सेल है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि रिलायंस अगर एक दाना, सिर्फ 1 यूनिट बेचे पॉलीमर की, और मैं भी 1 यूनिट ही बेचूं पॉलीमर का, तो क्या हमारा प्रॉफिट सेम होगा? क्योंकि है तो पॉलीमर की ट्रेडिंग ही ना दोनों की। प्लास्टिक का दाना रिलायंस ने खरीदना है, प्लास्टिक का दाना मैंने खरीदना है, प्लास्टिक का दाना रिलायंस ने बेचना है, प्लास्टिक का दाना मैंने बेचना है। मार्केट सेम है, इंडस्ट्री सेम है, तो क्या जो 1 यूनिट पे वो प्रॉफिट रिलायंस कमा रहा होगा और 1 यूनिट के ऊपर जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, क्या वो दोनों सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी सेम नहीं होंगे। इसका क्या रीजन है, सेम क्यों नहीं होंगे?
इकोनॉमिक्स में अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स में जहाँ जहाँ पर भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इकोन आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जिस स्केल पे यानी कि जिस लेवल पे आप बिजनेस चला रहे हैं अपना, उसके आपको कुछ फायदे, इकोनॉमीज मतलब फायदे, और कुछ नुकसान होते हैं। कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता जाता है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि बड़ा बिजनेस होने के आपको कुछ फायदे मिलते हैं। क्या फायदे मिलते हैं जी? अब देखिए, अब रिलायंस पॉलीमर की ट्रेडिंग कर रहा है। अब मान लीजिए रिलायंस ने जो पॉलीमर की ट्रेडिंग करने के लिए रिलायंस को ये पॉलीमर मान लो सप्लायर से खरीदना पड़ेगा, सप्लायर से खरीदना पड़ेगा। मान लो वो चाइना से इंपोर्ट करेगा पॉलीमर, मैं भी चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, मान लो मैं भी चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब उसको पॉलीमर का जो एक यूनिट है, जस्ट बिकॉज इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, नाम बड़ा है, ठीक है, तो जो चाइनीज वाले हैं इसको एक एक जो यूनिट है वो 1 रुपए का चार्ज कर रहे हैं। 1 यूनिट 1 रुपए का चार्ज कर रहे हैं इसको, यानी कि पॉलीमर जो मिल रहा है एक यूनिट वो 1 रुपए का मिल रहा है। पर मैं छोटा आदमी, मैं चाइनीज बंदों के साथ डील कर रहा हूं, वो मेरे को यही एक यूनिट 1.5 रुपए का लगा रहे हैं, तो उसको स्केल का बेनिफिट मिल गया। चाइना वाले उसको ये 1 रुपया देने के बदले 1 रुपये जो का माल बेचने के लिए 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो रिलायंस कंपनी है, 2 महीने बाद आप पेमेंट कर देना। मैं गया, मेरे को वो कहते हैं कि भाई मैक्सिमम 15 दिन, हमें आप पे विश्वास नहीं है, 15 दिन के भीतर भीतर आपको अपनी ये 1.5 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। 1.5 मंथ, 2 महीने माइनस 15 दिन, 1.5 महीने के लिए रिलायंस को एक क्रेडिट का फायदा मिल गया मार्केट से। वही 1.5 महीने से उसको प्रॉफिट कितना अर्न होएगा रिलायंस को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। डेटर वाली साइड पे आ जाइए। जब रिलायंस ने माल बेचा, तो क्योंकि रिलायंस कंपनी है, ब्रांड है, स्केल है, बड़ा ऑपरेशन है, तो बड़ा उसका मार्केट में रेपुटेशन है, उसने अपने कस्टमर को बोला कि भाई मेरे को तो सारी एडवांस पेमेंट चाहिए। मैं माल बेचने गया, मेरे को कस्टमर कहता है ये आराम से 3 महीने बाद दूंगा। 3 महीने बाद पेमेंट मांगने गया, भाई पहले नया माल भेजो फिर पुराने की पेमेंट ले जाओ। ऐसे ही चलता है ना प्रैक्टिकली। तो इकोनॉमीज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। तो उन इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, चाहे वो दोनों एक एक यूनिट ही बेचें, तो उनको प्रॉफिट उनका सेम नहीं हो सकता, प्रॉफिट उनका कभी भी मैच नहीं कर सकता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि एक क्रक्स मैंने निकाला, अभी उसको लिख देते हैं। बिजनेसेस बिजनेसेस वर्किंग अंडर डिफरेंट स्केल ऑफ बिजनेस, different scale of business will have different profit margins from same product, margins from same product, due to economies and diseconomies diseconomies of scale, ठीक है। ये तो समझ लग गया। अब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि बिजनेसेस वर्किंग in more or less same scale of operation, more or less same scale
शुड हैव सेम प्रॉफिट मार्जिन। आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि जो बिजनेसेस हैं कि जो काम कर रहे हैं सेम स्केल पे, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन सेम होना चाहिए। अगर आपकी इस बात पे हम चले तो मैं बोलूंगा कि लेट अस चेक विद एन एग्जांपल। ठीक है, अब मान लीजिए एक ए कंपनी है, कंपनी ए है, एक बी कंपनी है। ठीक है जी। अब ए कंपनी और बी कंपनी है। अब बी कंपनी ने क्या किया, बी कंपनी में जो है बंदा मिस्टर बी। अब जो ए कंपनी है इसका जो प्रमोटर है वो है मिस्टर ए। मिस्टर बी ने क्या किया, इन दोनों ने काम किया कि हमने पॉलीमर्स की ट्रेडिंग करनी है, पॉलीमर्स की ट्रेडिंग करनी है, दोनों ने डिसाइड किया। ठीक है। अब देखिए जब अगर इन्होंने पॉलीमर्स की ट्रेडिंग ही करनी है तो इन दोनों को एक यूनिट सेटअप करना पड़ेगा, एक गोडाउन सेटअप करना पड़ेगा। ये मान लीजिए ए ने सेट किया, ये बी ने गोडाउन सेट किया। ठीक है। अब इस गोडाउन में उनको अपना माल इनपुट करना पड़ेगा, माल स्टॉक करना पड़ेगा। माल यहाँ पे स्टॉक किया, माल यहाँ पे स्टॉक कर लिया। फिर यहाँ पे उन्होंने निगरानी के लिए स्टाफ रखा, जो यहाँ पे निगरानी रखता था। यहाँ पे इन्होंने वो वॉचमैन रखा। फिर उसके बाद उन्होंने एक ऑफिस बनाया, दोनों ने बैक एंड ऑफिस। इन्होंने अपना मिस्टर ए ने ऑफिस बनाया, मिस्टर बी ने बनाया, यहाँ पे अकाउंटिंग टीम बिठा के रखी सारी। इन्होंने अपनी अकाउंटिंग टीम बना के रखी। सीएस को अपॉइंट किया, सीएस को अपॉइंट किया, अपना ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट किया, ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया। तो वो ट्रांसपोर्टर यहाँ से माल उठाता है, डिलीवरी करता है, या सप्लायर से माल उठाता है और यहाँ पे लेके आता है। सिमिलरली इसी ने ऑपरेशन इसी तरह से प्रोजेक्ट किया। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपना सेटअप बना लिया। इसमें डिफरेंस क्या था कि जो मिस्टर ए था, इसने जो बिल्डिंग बनाई, इसने बिल्डिंग काफी हाईटेक बिल्डिंग बना दी, मतलब बहुत ही अच्छा खासा। उसने जो लेंटर था, फॉर एग्जांपल आरसीसी लेंटर, वो उसने बहुत ज्यादा बड़ी 40-50 फुट की हाइट पे डलवा दिया। इसने सोचा कि इतनी बड़ी हाइट का क्या करना है, मैं तो 20-30 फुट का ही डलवाऊंगा। इसने बिल्डिंग थोड़ी ज्यादा हाईटेक बना ली, इसने बिल्डिंग थोड़ी सी साधारण बनाई। ठीक है। इसने बिल्डिंग के अंदर क्रेन भी लगा दी, इसने क्रेन क्रून लगाई नहीं। ये कहता मैंने क्या करनी है क्रेन, इसने क्रेन लगाई नहीं। मिस्टर ए ने जो बिल सारा पैसा, ये सारा देखो सारी इन्वेस्टमेंट है ए की। ए ने जो पैसा लगाया वो सारा इसने एचडीएफसी बैंक से उठाया, एचडीएफसी बैंक से उठाया। इसने एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ का लोन उठाया और 25 लाख रुपए खुद का डाला। ठीक है। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी कहता है, मिस्टर बी थोड़ा सा वेमी टाइप का था, या कह लो सियाना था, या उसको था कि मैं अपना पैसा लगाऊं ज्यादा। उसने क्या किया कि 50 लाख रुपए अपना लगाया और 50 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से, बैंक लोन ले लिया। ठीक है। अब इन दोनों ने अपना पॉलीमर्स की ट्रेडिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। दोनों ने मान लीजिए, स्टोरी के साथ चलते जाइए। अब दोनों ने काम शुरू किया। अब दोनों ने एक एक यूनिट बेचा पहले साल, एक यूनिट इसने बेचा, एक यूनिट इसने बेचा। ठीक है। तो क्योंकि सेम स्केल पे काम कर रहे हैं तो दोनों ही नए हैं मार्केट में, तो दोनों को मोर और लेस सेम प्राइस पे ही मिलेगी चीजें। तो इसने जो माल बेचा वो 2 रुपए का बेचा, इसने भी 2 रुपए का बेचा। जो सेल किया, मतलब जो सेल्स किया वो 2 रुपए का किया। जो इन्होंने परचेज किया प्लस जो और इनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, वो 1 रुपए के इसके हुए और 1 रुपए के ऑलमोस्ट इसके हुए। ठीक है। तो यहां पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 1 रुपए का इसका, 1 रुपए का इसका। उसके बाद इनके अदर इनडायरेक्ट खर्चे हुए। मान लीजिए 50 पैसे के इसके हो गए और 60 के इसके हो गए। तो 0.50 इसके पास बचा, 0.40 इसके पास बचा। ठीक है जी। तो देखो ये तो मैंने बड़े स्मॉल लेवल पे कंपेयर किया।
अब इन खर्चों के बाद इनके डेप्रिसिएशन के खर्चे की बारी आई, डेप्रिसिएशन का खर्चा होना था। अब आप बताइए कि डेप्रिसिएशन किस बिजनेस में ज्यादा लगेगी, ए के बिजनेस में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी कि बी के बिजनेस में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, जो फिक्स एसेट पे लगनी है? ए के बिजनेस में ज्यादा होगी। क्यों? ए ने तो क्रेन भी लगाई है, फिक्स एसेट, उसने बिल्डिंग पे भी ज्यादा खर्चा करके अच्छी खासी मोटी रकम लगाई है बिल्डिंग के ऊपर। तो जो बी ने खर्चा किया है वो तो साधारण सा ही बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया, साधारण से ही कंप्यूटर फर्नीचर इक्विपमेंट लगाए हैं, इसने थोड़ा सा क्लासिकल बनाया, ज्यादा अच्छा वुडन वर्क करवाया, तो इसको जो डेप्रिसिएशन लगेगी, इसको 0.40 की डेप्रिसिएशन लग गई, इसको डेप्रिसिएशन लगी 0.1 की। ठीक है जी, ये इनको लगी डेप्रिसिएशन। इसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसके पास बचा 0.1, यहाँ पे इसके पास बचा 0.3। उसके बाद आ गया जी इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट का खर्चा, अब ए ने तो 1 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया था, इसने तो 50 लाख का ही लोन का उठाया, तो मतलब इंटरेस्ट का खर्चा किसको ज्यादा पड़ेगा? ए को ज्यादा पड़ेगा। तो मान लीजिए ए को 0.20 का इंटरेस्ट का खर्चा पड़ गया, इसको मान लीजिए 0.1 का खर्चा पड़ा, ये चला गया 0.1 के लॉस में, ये आ गया 0.2 के प्रॉफिट में, ये आ गया 0.2 के प्रॉफिट में। ठीक है जी। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे, किसी भी केस को अगर इस तरह से समझेंगे, तो ये इसका नेट प्रॉफिट है, ये इसका नेट प्रॉफिट है। अगर आप सिर्फ नेट प्रॉफिट के हिसाब से किसी को जज करेंगे, हमने देखिए हमने जज क्या करना है, किसी क्लाइंट का जो फिक्स एसेट है, किसी क्लाइंट के जो फिक्स एसेट्स हैं, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, बिजनेस की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल खर्चा है बिजनेस का। जो उसका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, ब्याज का खर्चा है, दैट इज जस्ट ए कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब उसने अपने फंड्स के सोर्स का स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ है, उसकी वजह से ये खर्चा आ रहा है। इसका कोई बिजनेस के ऑपरेशन के साथ लेना देना नहीं है, बिजनेस के ऑपरेशन के साथ इसका लेना देना नहीं है कि बिजनेस का ऑपरेशन करने में क्या है। हम तो जब किसी क्लाइंट को असेस करते हैं कि किसी क्लाइंट का बिजनेस किस तरह से चल रहा है, तो हमको ये असेस करना होता है कि क्लाइंट जो प्रोडक्ट बेच रहा है अपना, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो प्रॉफिट किस तरह से कमा रहा है, वो प्रोडक्ट उसको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा, राइट? तो हम तो जो उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा है, इन डेप्रिसिएशन के खर्चे को तो हम अवॉइड इग्नोर करके साइड लाइन कर सकते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि डेप्रिसिएशन का खर्चा ए कंपनी और बी कंपनी का डिफरेंट हो सकता है। ए कंपनी का डेप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है, रीजन बीइंग कि उसने बिल्डिंग को थोड़ा ज्यादा बढ़िया बना लिया, उसने कंप्यूटर्स थोड़े i5 प्रोसेसर के लगा लिए, उसने तो i3 के लगाए थे, ठीक है, और उसने तो और भी अपना जो क्रेन्स वगैरह लगा ली, उसने और भी अपना खुद का, मान लीजिए उसने ट्रांसपोर्टर के लिए भी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी खुद के ट्रक को बाय कर लिए, इसने ट्रांसपोर्टर को हायर कर लिया, खुद के ट्रक बाय नहीं करे, तो उनके फिक्स एसेट्स, किसी ने बंदे ने फिक्स एसेट में ज्यादा पैसा लगा लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा चेंज हो सकता है। तो बी कंपनी का डेप्रिसिएशन का खर्चा डिफरेंट हो सकता है। तो इसी तरह से जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट का खर्चा है, वो भी उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई बंदा लोन ज्यादा लेके काम कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट ऑब्वियसली उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा लोन कम लेके काम कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट उसका अकॉर्डिंगली निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी दो बिजनेसेस को कंपेयर करोगे, या किसी दो बिजनेसेस को लगा लो, या आप, अगर मैं इन दोनों बिजनेसेस को ना बोल के, अगर मैं ये बोलूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं ये ए कंपनी और बी कंपनी नहीं है, ये एक ही कंपनी का ईयर 1 है, ये एक ही कंपनी का ईयर 2 है। आप इस तरह से देखिए, कंपनी एक ही है, ए कंपनी है, उसका ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर है। अगर आप नेट प्रॉफिट के बेसिस पे उसको जज करेंगे, नेट प्रॉफिट के बेस पे जज करेंगे, तो आप गलत इंप्रेशन बना लेंगे, आपका इंप्रेशन इनकरेक्ट जा चला जाएगा प्रोजेक्शन करने के लिए बिजनेस की। क्यों? क्योंकि आप नेट प्रॉफिट में ये चीज को देख रहे हैं, ये चीज का इंपैक्ट ले रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, जबकि ये खर्चे तो चेंज होते रहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से और फिक्स्ड एसेट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये एंटिटी वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं और सेम एंटिटी के ईयर वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। किसी साल पे कोई फिक्स एसेट बेच दिया तो डेप्रिसिएशन का कम खर्चा पड़ गया तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, किसी साल फिक्स एसेट बाय कर लिए तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो नेट लॉस आ जाएगा। तो सिमिलरली किसी साल मैंने अपना स्केल अप करना है, तो मैंने लोन ज्यादा ले लिया तो इंटरेस्ट का बर्डन आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट गिर जाएगा।
तो वो चीज तो हर साल थोड़ी होनी है, आप समझ रहे हैं ना वो चीज। अगर किसी साल मैंने लोन उठा के इंटरेस्ट का खर्चा ज्यादा दे दिया, उस साल नेट लॉस हो गया। अब मान लीजिए 2021 में ही मैंने मान लीजिए 2 करोड़ का लोन उठा लिया था, तो उसकी वजह से मेरे को ब्याज ज्यादा पड़ गया और मेरे को नेट लॉसेस आ गए बुक्स के अंदर। तो जब मैं 2022 की प्रोजेक्शन करूंगा सीएमए डाटा के अंदर, तो क्या मैं नेट प्रॉफिट रेशो के हिसाब से रखूंगा? फिर तो आप बोलेंगे कि सर 2021 में आपका 10% का नेट लॉस आया था, तो 2022 में भी आप 10% का नेट लॉस प्रोजेक्ट कीजिए, 2023 में भी 10% का नेट लॉस प्रोजेक्ट कीजिए, क्योंकि 2021 में नेट लॉस आया था 10% का। आप तो फिर यही बोलेंगे। सिमिलरली अगर 2021 में अगर इंटरेस्ट को छोड़ दें, अगर 2021 में मैंने कोई फिक्स एसेट्स के ऊपर बाय कर, अपने कैपिटल से मान लीजिए मैंने फिक्स एसेट बाय कर लिए थे, तो उनकी डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गई, उन डेप्रिसिएशन ज्यादा लगने की वजह से मेरे को 2021 में लॉस आ गया, तो आप 2022 की प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? 2022 में आप ये बोलेंगे कि सर कि आपको तो डेप्रिसिएशन का जो लॉस है, आपका नेट लॉस अगर आप नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें, तो आप बोलेंगे कि सर आपका नेट लॉस, जो नेट लॉस था ये वाला नेट लॉस, इसी की बात कर रहे हैं, ये आपका इतना आया था। तो आप जब प्रोजेक्शन करेंगे तो आप ऐसे कैसे उसको प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं? आप लॉस दिखाइए, आप उतने ही 10% का लॉस दिखाइए, आप रेशियो को मेंटेन कीजिए। तो भाई साहब, इसी वजह से हमें जो ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के जो दो खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के जो दो खर्चे हैं, ये आपकी प्रोजेक्शंस को इनकरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने इन प्रोजेक्शंस में इनको कंसीडर करके प्रॉफिट को देखना शुरू किया। तो अगर आपने प्रॉफिट इनकी कंसिडरेशन के साथ शुरू किया देख के, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में सोच सकते हैं, क्योंकि ये ईयर वाइज चेंज होते रहते हैं डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, और पास्ट ट्रेंड के ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि पास्ट में ये कम और ज्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें इनको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, ये डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करना पड़ेगा और हमें इंटरेस्ट को भी इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको साथ में लेके हम अपने साथ नहीं चल सकते। अगर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को इग्नोर किया, तो टैक्सेशन तो इनके बाद आता है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट के बाद ही तो टैक्स आता है, तो टैक्स को तो ऑब्वियसली इग्नोर करना पड़ेगा। तो अपने पास अमाउंट बचती है ये वाली, तो ये वाली अमाउंट बचती है। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो बिजनेस वर्किंग इन मोर और लेस सेम स्केल शुड हैव द सेम प्रॉफिट मार्जिन, तो इसमें आप बोलेंगे कि एबिडा मार्जिन जो है उसका, यानी कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट शुड बी मोर और लेस सेम। उन अगर सेम स्केल पे काम कर रहे हैं, वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत फर्क तो रह सकता है, पर ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को आप साइडलाइन करके चलें, ठीक है? तो हमेशा एबिडा मार्जिन के ऊपर ही आपको बात करनी है, या इसको हम नेट ऑपरेट। अब इसमें दूसरी चीज आ गई। अब मान लीजिए अभी इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए अब ईयर 1 था, अब ये ईयर 2 है, ईयर 1 एंड ईयर 2, ठीक है? तो अब मेरी जो सेल्स थी यहाँ पे, ये 1000 की थी, यहाँ पे मान लीजिए 1100 की थी। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे मेरी 700 की थी, यहाँ पे मेरी 800 की थी। तो मेरे को जो ग्रॉस प्रॉफिट बचा 300 का यहाँ पे, 300 का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। मेरे को प्लस एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया 50 रुपए का, यहाँ पे नहीं हुआ। माइनस एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी हुआ मेरे को, ठीक है? यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ मेरे को 30 रुपए का, ठीक है जी। तो उसके बाद मेरे अदर खर्चे, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे हुए 100 रुपए के, यहाँ पे हुए मेरे 100 रुपए के, ठीक है जी। तो ये मेरी एक अर्निंग आई, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितनी निकल के आई? 350 माइनस 100, 250 की। ये निकल के आई 300 माइनस 30, 270 माइनस 170 रुपए की, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन डलेगा, इंटरेस्ट डलेगा, टैक्स डलेगा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा। ये चीज आपको क्लियर है? तो अब आप बोलेंगे कि मैं 250 रुपए को उठाऊं, जो आपने लास्ट में समझाया था ये चीज का कि इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन और टैक्स को इग्नोर करना है, तो मैं 250 को उठाऊं और 170 को उठाऊं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। तो अगर इसको हिसाब से देखा जाए, तो जो मेरी 250 की परसेंटेज है, 250
250 रुपये कमाए 1000 के ऊपर, तो यानी ये 25% आ रहा है। और 170 कमाए मैंने 1100 के ऊपर, तो ये मेरा बैठ रहा है 170 डिवाइड बाई 1100 इंटू 100, ये बैठ रहा है मेरा 15.45%। तो क्या ये सही रेशो है, क्या ये सही परसेंटेज है कि मैं फर्स्ट ईयर में अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स 25% की कमा रहा हूँ, और जो सेकंड ईयर है उसमें मैं 15.45% की कमा रहा हूँ? क्या मतलब मेरी अर्निंग में इतना गैप आ गया, मेरी अर्निंग इतनी डाउन हो गई? ठीक है, तो क्या ये चीज देखनी, ये चीज आपको समझनी है। तो फिर आप देखेंगे कि जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, इनकी भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हुई हुई है। नॉन ऑपरेटिंग खर्चों की भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हुई हुई है, जिसकी वजह से ये रेशो गलत आ रही है। अब अगर मैं इनकी एडजस्टमेंट को यहाँ पे खत्म करूं, अब ये 250 रुपए में ये 50 रुपए जुड़े हुए हैं, अगर ये 50 रुपए ना होते, अगर ये ना होते 50 रुपए, तो ये कितना आता? ये फिर 200 रुपये आता। अगर ये 30 रुपए ना होते, तो ये कितना आता? 200 रुपये आता। तो फिर अगर ये 200 रुपये आता, तो ये 200 हजार के ऊपर आपकी परसेंटेज बनती 20%। ठीक है, और यहाँ पे 200 की 1100 के ऊपर परसेंटेज बनती 200 डिवाइड बाई 1100 इंटू 100, ये बनती है आपकी 18.18% तो कहाँ इतना बड़ा गैप, 25% और 15%, कहाँ सिर्फ 20% और 18.18%। देखिए 1-2% का जो फर्क है, इस तरह का फर्क इतने बड़े लेवल पे, वो वाला फर्क तो आपके कोई रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट की वजह से पड़ सकता है कि भाई ईयर 2 में आपका जो माल था, वो माल का इनपुट का रेट बढ़ गया था, वो माल आपको परचेज करते टाइम महंगा मिल रहा था, बट सेल करते टाइम आप कस्टमर से उतना चार्ज नहीं कर पाए क्योंकि कस्टमर्स का कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा था, और कस्टमर्स को आपको अपने साथ मेंटेन रखना था, तो आप ज्यादा महंगा नहीं बेच पाए, तो आपको उसका जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुआ उसका आपको मार झेलनी पड़ी, तो मे बी उसकी वजह से ये डाउन हो गया हो। ठीक है, या ये दूसरे साल में डाउन होने का कारण ये हो सकता है कि शायद आपकी कोई मिसमैनेजमेंट है, ये आपकी, अगर आप दो कंपनीज में कंपेयर करेंगे, अगर आप दो कंपनीज में ईयर 1 ईयर 2 सेम बंदे का कंपेयर करेंगे, वो तो फिर लगेगा कि शायद उसके इनपुट कॉस्ट का कोई मैटर पड़ गया, कि वो अपने कस्टमर से अपनी राइजिंग इनपुट कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाया, ये पॉइंट बनेगा। पर वो भी कंसर्निंग पॉइंट ही है कि अगर आपका माल आप अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे, आपको माल 100 रुपए का मिल रहा था, आप 120 में बेच रहे थे, नेक्स्ट ईयर वो माल, वही माल आपको 110 का मिल रहा है, पर आप कस्टमर से 120 की जगह 130 नहीं चार्ज कर पा रहे। आपका इतना कंट्रोल नहीं है मार्केट के अंदर, या आपकी मार्केट इतनी ज्यादा फैली हुई है, कंपेटिटिव है, वहां पे आपको 120 ही करना पड़ रहा है, आपको 10 रुपए का अपना मार्जिन श्रिंक करना पड़ रहा है, तो उस सिनेरियो में आपका एबिटा मार्जिन भी गिर जाएगा। ठीक है, तो अ, अगर दो अगर ये तो सेम कंपनी हो गई, अगर दो बंदों को कंपेयर करें, ईयर 1 ईयर 2 की जगह अगर हम ए कंपनी और यहाँ पे बी कंपनी कर दें, फिर आप कहेंगे कि ए कंपनी की मान लीजिए साल का फर्क नहीं है, साल सेम ही है, 2021 ही, 2021 ही, 2021 में ए कंपनी ने 20% कमाया, इसने 18% कमाया, तो दैट मीन्स कि अगर अगर दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे, तो फिर आपको कहानी ये समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं बी कंपनी की मिसमैनेजमेंट में कमी है, कहीं ना कहीं वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए एक अंडरराइटिंग का पॉइंट है, समझने की बात है बिजनेसेस को, तो कहीं ना कहीं उनकी बिजनेसेस की मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस चीज को देखना है, जो एबिटा मार्जिन आपको देखना है, वो आपको देखना है कि अ, आपका जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं अपनी उस स्लाइड पे, ये वाली स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम जब बात कर रहे थे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स की वो ऑपरेटिंग वाला ही होना चाहिए, तो उसमें अब मैंने आपको विद लॉजिक ये क्लियर कराया कि हम डेप्रिसिएशन को, इंटरेस्ट को, टैक्सेशन को हम क्यों नहीं अपने साथ लेके चल रहे। हम देखिए, आप सारी रेशियोज को, बाकियों को भूल जाइए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो, इन सबको आप बाद में देखिए, आपको सिर्फ मेन फोकस किस पे रखना है प्रोजेक्शन करते टाइम, एबिटा मार्जिन पे, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके ऊपर आपको रखना है कि ये चीज आपकी सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि मैंने आपको बताया कि जो सेम स्केल ऑफ बिजनेसेस में लोग काम कर रहे हैं, आइडली आइडली उनका एबिटा मार्जिन सेम रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि वो उनकी कोई मिसमैनेजमेंट हो, कि बी कंपनी अपने रिसोर्सेज को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रही हो, तो उसका एबिटा मार्जिन
एज कंपेयर टू सेम लाइन और सेम स्केल में जो सेम इंडस्ट्री काम कर रही है उसके कंपैरेटिवली कम आ रहा हो, ठीक है। तो ये सेम होना चाहिए, बट आपको बाय द टाइम ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे, प्रोजेक्शंस करते जाएंगे आप आगे आने वाले टाइम की, तो आपकी सेल्स ग्रोथ होती जाएगी, सेल्स आपकी बढ़ती जाएगी। यही प्रोजेक्ट करते हैं ना हम लोग, हम कभी भी कम सेल्स तो प्रोजेक्ट करते नहीं है कि भाई क्लाइंट का बिजनेस धीरे 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 डाउन आएगा, फिर तो लोन करना ही क्यों है। हम तो यही देखेंगे ना कि सेल्स बढ़ती जाएगी धीरे 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 धीरे। तो सेल्स बढ़ती जाएगी, ये आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, इन अदर वर्ड्स जैसे जैसे आपका स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, स्केल ऑफ बिजनेस जैसे 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 आपका बढ़ता जाएगा, तो आपको क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आपके कस्टमर्स के साथ आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आपके ट्रांसपोर्टर के साथ आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे आपका जो एबिटा मार्जिन है, आपकी जो ये वाली अर्निंग है, ऑपरेटिंग अर्निंग, ये भी धीरे धीरे परसेंटेज वाइज इंक्रीज होती जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 20% कमाया, तो 2021 में शायद आप 20.25% कमाएंगे, 2022 में शायद आप 20.50% कमाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेते जाएंगे। तो यही बेनिफिट आपको प्रोजेक्शन में भी शो करना है, यही बेनिफिट आपको प्रोजेक्शन में भी शो करना है। बट इस तरह से बेनिफिट नहीं शो करना आपको प्रोजेक्शन में कि 20 से आपने 25 कर दिया। भाई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, थोड़ा नेचुरल रखिए, थोड़ा आसपास रखिए, ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट हिल सकता है, नेट प्रॉफिट चेंज हो सकता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से, आपके फिक्स्ड एसेट्स के चेंजेस की वजह से। बट आपका जो एबिटा मार्जिन है, दैट शुड बी, मतलब वो आपका इन लाइन रहना चाहिए जो आप अर्न कर रहे हैं पिछले पिछले सालों में। मोटा मोटा क्रक्स आपका ये है समझने का, ठीक है। तो अभी इसमें और आगे देखते हैं, इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अब ईयर 1 था, ईयर 2 है, अब मान लीजिए प्रोजेक्टेड ईयर है, ठीक है, प्रोजेक्टेड ईयर, ठीक है। सेल्स आ गई, मान लीजिए 800, 900, मान लीजिए यहाँ पे 1100, 1500 प्रोजेक्ट किया आपने। सीओजीएस आ गई, सीओजीएस आ गई, मान लीजिए 600, 700, मान लीजिए 900, मान लीजिए 1300, ठीक है। यहाँ के आपके क्या आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट 200, 200, 200, 200। जीपी रेशो आपकी डाउन जा रही है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए। उसके बाद आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए 100, मान लीजिए 110, मान लीजिए 90, मान लीजिए 80। ये आपका आ गया एबिटा, क्योंकि अब मैंने ऑपरेटिंग इनकम वगैरह नहीं ली, तो ये आपका डायरेक्टली एबिटा आ गया। एबिटा आ गया 100, 90, 110, 120। उसके बाद आ गया आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका आ गया यहाँ पे 30 का, इंटरेस्ट 30 का, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फिक्स एसेट बाय करे थे तो 35 का, इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ गया मान लीजिए 25 का, और यहाँ पे आप लगा लीजिए कि 24 का, ठीक है जी। ये आपकी अर्निंग आ गई बिफोर टैक्स, ठीक है। ये यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पे आके आपके आगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अर्निंग ये आपकी आ गई 30, 55, ये आपकी आ गई 45, और ये आ गया आपका 59, 10, 20, 30, 31, ठीक है जी। टैक्स से मान लीजिए, तो मतलब मान लीजिए 30% यहाँ पे लगा 12, यहाँ पे 9, तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया यहाँ पे 33, 33, यहाँ पे आपका आ गया नेट प्रॉफिट 22, ठीक है जी। अब प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। अब जब हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, प्रोजेक्शन नंबर पहले साल की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने पहले साल में, पहले तो सिंपल केस लगा लीजिए प्रोजेक्शन का, सेम ईयर था, आपने उसको सेम लोन ही देना है, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ टर्म लोन भी है। तो आप एक चीज हमेशा
अकाउंटिंग अगर आप समझते हैं थोड़ी बहुत भी, तो आपको ये पता होगा कि डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगती है, तो हर साल डेप्रिसिएशन का खर्चा कुछ कम होता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे चाहे 33 लगा लो, चाहे 30 लगा लो, जो भी आपकी कैलकुलेशंस बैठे, चाहे यहाँ पे 27 लगा लो, तो इंटरेस्ट का खर्चा अगर तो सिंपल लिमिट है, सिंपल लिमिट आपने कोई लिमिट बढ़ा के नहीं दी, कोई कम करके नहीं दी, 1 करोड़ की लिमिट 1 करोड़ की चलती जा रही है, फिर तो इंटरेस्ट का खर्चा आपका सेम ही रहेगा। अगर आपने कुछ लिमिट बढ़ा दी है, पैसा और दिया, फिर आपका इंटरेस्ट बर्डन यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आपने कुछ टर्म लोन की शेप में पैसा दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए टर्म लोन ही चल रहा था, किस्तों वाला लोन चल रहा था, क्योंकि वो लोन हमेशा कम होता जाएगा हर साल, तो इंटरेस्ट बर्डन कम होता जाएगा। तो फिर मान लीजिए यहाँ पे पहले साल आपने लोन ज्यादा दे दिया था, तो कुछ टर्म लोन रीपे हो गया, तो अब यहाँ पे 23 का खर्चा रह गया, या यहाँ पे आप लगा लीजिए 21 का खर्चा रह गया। तो आपका जो ये वाला मार्जिन है, ये आपका आएगा 55, 110 में से 55 गए, तो यहाँ पे 55 ही बचेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 15 का ये 40। ठीक है, तो ये आप माइनस करें इसमें से 27 एंड 21, ये आपके बनते हैं 48। तो 52 प्लस 62, तो 18 का टैक्स लगा लीजिए, तो आपका ये बनता है 46। तो ये आपका बनेगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि एबिडा मार्जिन का परसेंटेज प्रोजेक्शंस करते टाइम, ये तो चलो मैंने रैंडम बना लिया कि प्रोजेक्शंस में आपकी परसेंटेज नहीं मिल रही होगी। प्रोजेक्शंस में अगर मैं ये कॉन्सेप्ट कर रहा हूं कि आपकी एबिडा मार्जिन की परसेंटेज मोर और लेस पिछले सालों के इन लाइन ही रहे और स्लाइटली बढ़ती जाए, स्लाइटली बढ़े, ऐसे नहीं कि बहुत बढ़ा दी, थोड़ी सी बढ़ती जाए, ताकि ताकि आपका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आपको बेनिफिट दिख सके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट दिख सके, थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ाते रहे एबिडा मार्जिन। ठीक है, एबिडा मार्जिन तो मोर और लेस आपने ज्यादा चेंज तो नहीं किया। अगर आपने यहाँ पे 20% था, यहाँ पे मान लीजिए 19.70 था, तो आपने चलो 20 प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने 20.20 कर लिया या 20.30 कर लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप तो डालेंगे नहीं, पर आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो में बहुत अच्छा खासा गैप आ सकता है। ये चीज आपको प्रोजेक्शन में ध्यान रखनी है। आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एबिडा मार्जिन तो आपका मोर और लेस ठीक ठाक लेवल पे रहेगा ही रहेगा, बट आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो कम ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का इंपैक्ट। जब आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि भाई आपने नेट प्रॉफिट इतने क्यों बढ़ा दिए, नेट प्रॉफिट भी आप टैक्सेशन को छोड़ दीजिए, आप ये वाले कंसीडर कीजिए। टैक्स तो आपको चलो फिक्स रेट पे जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, आप ये वाले देखिए। अगर आपसे कोई सियाना बंदा के क्वेश्चन कर ले कि भाई आप नेट प्रॉफिट इतना, यार यहाँ पे मान लो नेट प्रॉफिट तो 3% था, यहाँ पे तेरा 5% कैसे हो गया, पांच तूने इतना कैसे बढ़ा दिया, इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेगा वो। अगर आपने एबिडा मार्जिन को ठीक रखा हुआ है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई साहब उसका जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो भी तो कम होगा ना अगले साल, वो भी तो कम हो रहा है ना अगले साल, उससे उसके प्रॉफिट भी तो बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये रेशियोज अभी इनको इनएक्यूरेट है, बट मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन कम होगा, उसका इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा, तो अगर वो बर्डन कम होगा तो वो क्या होगा, उसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट तो बढ़ेगा। मेरा एबिडा मार्जिन तो मैंने सेम ही रखा हुआ है ना, मैंने बाकी खर्चे तो ऐसे कम ज्यादा करे नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की बात है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, वो तो फिक्स एसेट्स कम होंगे जैसे जैसे, तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर एबिडा मार्जिन में कम तो प्रोजेक्ट करने से रहा, फिर तो मैं क्लाइंट का ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि क्लाइंट आने वाले टाइम में संभाल ही नहीं पाएगा मार्केट फ्लक्चुएशन को। एबिडा मार्जिन तो मेरे को एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता प्रोजेक्शन में। तो पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली किस पे इंपैक्ट जाएगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट जाएगा ना। तो ये दो चीजों को आपको प्रोजेक्शन करते समय ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, तो हम एक बार अपनी प्रोजेक्शन पे चलते हैं, जो हमारा सीएमए डाटा था। देखिए सीएमए डाटा में हमने ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई थी अपने पास, ये सारी हमने स्टेटमेंट अपने पास बना के रखी हुई है, जो पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बनाई थी। इसके अंदर अभी कोई चेंज नहीं किया मैंने। कोई भी सीएमए डाटा आप खोलेंगे उसके अंदर एक समरी शीट होगी, समरी शीट, रेशियोज वाली शीट लगा लीजिए, वो होगी। हालांकि ये सीएमए डाटा का फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं है, ये मैंने गूगल से पिक किया था। आपके पास अगर आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं, किसी सीई ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो बहुत बेटर और अच्छे फॉर्मेट्स होंगे आपके पास। तो इसमें मैं समरी वाले फॉर्मेट में चला जाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोजेक्शंस अगर मैंने को सेट करनी है, तो मेरे को सब भूल जाना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को, इंटरेस्ट कवरेज वगैरह, वो सब बाद में देखेंगे कि डीएससीआर कितनी आ रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी आ रही है, वो तो केस की डिसीजनिंग का पार्ट है कि हम उसको किस तरह से सेट कर रहे हैं। ठीक है, वो उनके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, ऑफ कोर्स डरिए मत। बट
वो एक सेपरेट मैटर है। अभी तो मैं एक प्रोजेक्शंस का एक लेवल सेट कर रहा हूं, तो मेरे को प्रोजेक्शंस को डिटरमिन करना है किससे? अपने एबिटा मार्जिन से। तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन को अलग नाम से लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन्होंने अर्निंग की जगह नेट प्रॉफिट वर्ड यूज कर लिया। इन्होंने इनका फॉर्मूला आप चेक करें कि फॉर्मूला कैसे लगाया है। E45 जो कि है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस 44 उसमें ये टैक्स प्लस कर दिया, प्लस 39 उसमें 39 में इन्होंने फाइनेंसिंग चार्जेस ऐड बैक कर दिए, और 26 वो डेप्रिसिएशन वाला है रो, उसको ऐड बैक कर दिया। तो ये इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाले यहाँ पे बिफोर क्या ये एबिटा है, और इसकी इन्होंने सेल्स के ऊपर परसेंटेज निकाल दी। ये जो E14 नंबर सेल है ये सेल्स का सेल है, तो सेल्स के ऊपर परसेंटेज निकाल दी। ये एबिटा मार्जिन दिख रहा है। ये 2 साल प्रोजेक्शन वाले हैं, ये 3 साल एक्चुअल रिजल्ट वाले हैं। तो पहले मेरे को आप ये चीज समझाइए कि जो इन्होंने एबिटा मार्जिन निकाला है, क्या ये सही है एबिटा मार्जिन? क्या ये एबिटा मार्जिन ठीक है आपके अकॉर्डिंग? इसमें कुछ गलती आपको नजर आ रही है? क्या ये इस एबिटा की कैलकुलेशंस में आपको कोई गलती नजर आ रही है? जी ध्यान से देखिए भाई साहब, इसके जो प्रॉफिट हैं इन्होंने ये वाले उठाए हैं 12-16, इसमें ये ऐड कर लिया तो यहाँ पे पहुंच गए, ये वाले उठा लिए, इसमें इन्होंने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया और उसमें इन्होंने डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। भाई साहब इसका इंपैक्ट कहाँ गया? ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसका इंपैक्ट इन लोगों ने तो लिया ही नहीं। इनको तो इन्होंने इंक्लूड करके चल लिया यहाँ पे, गलती कर दी ना इन्होंने। तो हमें कौन सा उठाना है भाई साहब? हमने हमने उठाना है ये वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है, हमें ये वाले प्रॉफिट से मतलब नहीं है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम लॉसेस को प्लस माइनस करने के बाद आ रहे हैं। तो हम ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग मार्जिन को हम उठाते हैं यहाँ पे, हम अपना मार्जिन कंप्यूट करते हैं यहाँ पे। चलिए हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम अपना कंप्यूट करते हैं। हम उठाएंगे ये वाले प्रॉफिट्स, इसमें टैक्स तो ऑलरेडी एडेड बैक है, प्लस इसमें करेंगे हम फाइनेंसिंग चार्जेस। फाइनेंसिंग चार्जेस भी रुकिए एक मिनट, इन्होंने लिखा है ओनली इंटरेस्ट एलिमेंट। हम अपना चेक कर लेते हैं कि हमारे फाइनेंसिंग चार्जेस, ओके, तो फाइनेंसिंग चार्जेस सारे ही लेने होते हैं भाई साहब, ये ध्यान में रखिएगा। ये कहीं ये ना हो कि ये सिर्फ यही उठाते हो, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स, सारे फाइनेंसिंग चार्जेस उठाने हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, अपना फॉर्मूला करेक्ट करते हैं। पहले हम उठाएंगे ये वाला प्रॉफिट, इसमें ऐड बैक करेंगे अपने फाइनेंसिंग चार्जेस, इसमें ऐड बैक करेंगे हमारी डेप्रिसिएशन, ये रही हमारी डेप्रिसिएशन। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे 58 आ रहा था, यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया? 57। वो क्यों निकल के आया? क्योंकि हमने ये 0.50 की जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसको माइनस कर दिया। इसको हम कंप्यूट करते हैं आगे। ये हमारा आ गया 60.45, उससे नेक्स्ट ईयर का ये 57.47, ये उससे नेक्स्ट ईयर का, ये प्रोजेक्टेड ईयर है ये वाला, ये उससे नेक्स्ट ईयर का। ठीक है जी। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है, सेल्स का कितने परसेंट है। ये 57.5 सेल्स का कितने परसेंट है? ये रही हमारी सेल्स, इसके ऊपर हम परसेंटेज में क्लिक कर देते हैं और ये 2 पॉइंट्स तक इसको आगे कर देते हैं। 33.82%। देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एबिटा मार्जिन है, इतना होता नहीं है इंडस्ट्री में। तो खैर ये तो मेरा डम्मी केस है, तो इस वजह से यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और आगे आने वाले सालों में हम पहुंच गए। ये दो मेरे प्रोजेक्टेड ईयर हैं, इनको मैं येलो कर लेता हूँ, इनको मैं येलो कर लिया, करेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये 2019 था, ये 2020 है, ये 2021 है, ये 2022 प्रोजेक्टेड है और 2023 प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्शन सेट करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने प्रोजेक्शंस में इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करना मैंने आपको सिखा दिया था, डेप्रिसिएशन प्रोजेक्ट करनी आपको सिखा दी थी, बाकी खर्चे मैंने आपको सेट करवा दिए थे।
आपको मेन दिमाग लगाना है सेल्स के ऊपर कि सेल्स को कैसे सेट करना है, सेल्स कैसे गैस लगानी है कि कितनी होगी, यही सारी गेम है। और दूसरी गेम है ये एबिटा मार्जिन की। अब एबिटा मार्जिन पे आ गया मैं। देखिए 2019 से लेकर 2020 में एबिटा मार्जिन बहुत गिर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स बहुत गिर गया। वो जरूर कोई ना कोई इनपुट कॉस्ट, क्योंकि ये तो मैंने डमी बनाया है डाटा सारा, तो मेरे से जरूर कोई ना कोई इनपुट कॉस्ट कम कम ज्यादा पड़ गई होगी। तो पर अगर आपके प्रैक्टिकली भी किसी केस में ऐसा दिख रहा है तो आप क्लाइंट से बात कीजिए, क्लाइंट से समझिए कि सर मतलब आप किस तरह से, मतलब ये चीज का क्या जस्टिफिकेशन है कि आपका मार्जिन इतना क्यों गिरा। वो जरूर कोई ना कोई इनपुट कॉस्ट का चक्कर होगा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई होगी, तो वो पर अपने कस्टमर्स से ज्यादा प्राइसिंग नहीं चार्ज कर पा रहा होगा सेल्स के टाइम। है तो वे नेगेटिव पॉइंट ही वैसे। तो उसके बाद 2021 में इसने एबिटा मार्जिन अपना इंप्रूव कर लिया, इसका थोड़ा बार्गेनिंग पावर बढ़ा, सेल्स बढ़ रहा, बार्गेनिंग पावर बढ़ा। पर 2022 में जब मैंने प्रोजेक्शन की, 2022 में मैंने इसका 26.64% ही पिक किया एबिटा मार्जिन। 2023 में मैंने 25.32% ही बनाया एबिटा मार्जिन। ये प्रोजेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में की थी। तो दैट मीन्स यार मैं तो अपने कॉन्सेप्ट से हिल गया। अगर मैं इन दोनों का एवरेज भी निकाल लूं, इसको तो भूल जाइए कि इसके साथ तो कोई एक्सेप्शनल रिलेशन था, इन दोनों सालों को भी मैं एवरेज निकाल लूं तो मेरा 28.17% का एबिटा मार्जिन तो होना ही चाहिए था, अगर मैं एवरेज बेस पे भी चलूं। पर खैर मैं एवरेज बेस पे नहीं चलना चाहता, मैं तो यही सोच रहा हूं कि पिछले साल जितना एबिटा मार्जिन तो वो मेंटेन करेगा ही करेगा एटलीस्ट, ठीक है, या 29 पॉइंट। तो मैंने एबिटा मार्जिन यहाँ पे कम प्रोजेक्ट किया, मैंने एबिटा मार्जिन यहाँ पे कम प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे मैंने और कम कर दिया। तो मेरे तो उल्टा उल्टा होना चाहिए था कि मैं सेल्स मेरी क्लाइंट की बढ़ रही है, तो सेल्स बढ़ने की वजह से और उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आने की वजह से उसका एबिटा मार्जिन एटलीस्ट स्टे करना चाहिए लास्ट जितना, या थोड़ा सा प्लस होना चाहिए, या एटलीस्ट इनकी एवरेज जितना 28-29% के करीब होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी एवरेज में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनमें 26 से लेके 29 तक काफी बढ़ गया। तो ये हो ना हो कि कहीं 2021 में ये ना हो कि कोई एक्सेप्शनल तरीके से बढ़ गया हो, तो ये ना हो कि यही 26-27-28 के परसेंट के करीब ही उसकी रेंज रहनी हो। खैर ये मैं आपको सोचने का पॉइंट बता रहा हूँ, ये मैं पॉइंट आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सोचना शुरू करें कि अच्छा इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि कहीं ये एक्सेप्शनल बढ़ तो नहीं गया 2021 में, कहीं ये अगर ये एक्सेप्शनल बढ़ा हुआ है तो मैं फिर 28% की एवरेज मेंटेन कर लेता हूँ यहाँ पे। खैर अगर वो नहीं मानते तो हम ये मानते हैं कि 2021 वाला ही रहेगा, तो 29% को ही वैसे आप 21 को ही मान के चलें कि 21 वाला ही मेंटेन करेंगे, ऑडिटेड ईयर वाला आप मान के चलेंगे कि ऑडिटेड, अगर ये 2020 आपका ऑडिटेड है तो ऑडिटेड वाला आप मेंटेन करके चलिए यहाँ पे। अगर 2021 आपका ऑडिटेड है तो 2021 का मेंटेन करके चलिए। मैं मान के चलता हूँ कि 2021 मेरा ऑडिटेड ईयर है, तो यहाँ पे 29.47 है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को और इंप्रूव करना चाहिए ताकि मेरी परसेंटेज ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए मेरे को किसी ना किसी खर्चे को कम करना पड़ेगा, मेरे को कोई ना कोई खर्चा कम करना पड़ेगा। तो कौन सा खर्चा कम किया जाए? देखिए मैंने यहाँ पे ये चीजें तो सारी डाल दी हुई हैं। यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह बढ़ा लूँ, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कमीशन, ब्रोकरेज, इन खर्चों में से किसी को एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे अगर आऊं, यहाँ पे मैं अगर आऊं तो मैं मान लीजिए मैं अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्टेड वाले को थोड़ा सा, वैसे तो आप कहेंगे कि ये तो फॉर्मूला लगाया था रेशियो सेम होनी चाहिए, बट ये फॉर्मूला में कुछ ना कुछ एरर तो रह ही सकता है। हमें देखिए एबिटा मार्जिन सारी 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 कथा का सार है। आपका रॉ मटेरियल कितना लगा है कितना नहीं लगा, उसमें 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए प्लस माइनस हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एबिटा मार्जिन अपना ठीक रखना है। तो अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट को मैंने कम किया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मेरा ये 26.64 ही आ रहा है, 26.64 ही आ रहा है। वो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यहाँ पे जो मैंने ना प्रॉफिट्स को अपने फिक्स किया हुआ है, नेट प्रॉफिट्स को, यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स को मैंने फिक्स किया हुआ है कि जो भी मैं करूं उसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट्स मेरे 27 के ही निकल के आए। अगर मैंने ऊपर 5 लाख की कॉस्ट को कम कर दिया तो ये यहाँ पे 5 लाख अपने आप बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ पे 5 लाख रुपए अपने आप से ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन में अपने बढ़ा दूं, प्रॉफिट मार्जिन में अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बढ़ा दूं, मतलब इंडायरेक्टली इस कॉस्ट को 5 लाख रुपए से और कम कर दूं, तो अगर मैं तब देखूं मेरा प्रॉफिट ये कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है ये 28.64%, ठीक है। अगर ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे ना लगा होता, ये वाला सारा बैलेंसिंग फिगर वाला फॉर्मूला, यहाँ पे ये मैंने मैनुअली एडिट करी होती फिगर्स,
फिर तो मैं ऊपर रॉ मटेरियल में चेंजेस कर लेता या कोई और खर्चे में थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। पर क्योंकि यहाँ पे मेरा समरी वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है सारी चीजों को, तो मैं ऊपर कुछ चेंजेस करूंगा ना, या मान लीजिए यहाँ पे अब देखिए 37.47 है, मैं यहाँ पे 4.49 है, मैं यहाँ पे 2 लाख कम करता हूँ, तो नीचे देखना 2 लाख बढ़ जाएगा, वो देखिए 2 लाख बढ़ गया, तो वो ऑटो एडजस्ट कर रहा है, तो मैं इस वजह से इसको यहाँ पे इसी चीज को चेंज करूंगा। तो अब मैं देखता हूँ कि अच्छा 28.64% पे पहुंच गया, यहाँ पे 29.47% है। वैसे तो कंजर्वेटिव साइड पे मैं इतना भी रख लूं तो चलेगा, क्योंकि मैं मोर और लेस दोनों की एवरेज के करीब करीब बैठा हुआ हूँ, ठीक है। पर खैर मैं थोड़ा सा इसको और क्लाइंट क्लाइंट मेरे को पसंद है, मैं इसको लोन देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और लेके चलता हूँ लिक्विडेटिव, 33 कर दिया, थोड़ा और कम किया 29.04%। गाइस अगर आप 29.04% पे भी प्रोजेक्ट कर लेंगे फर्स्ट ईयर को, देन देर इज नो इशू। देखिए इतना प्लस माइनस तो चलता है मार्जिन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 29.47 से बढ़ाना ही बढ़ाना है, ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो खैर इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, 32 मैंने किया, और ये मेरा यहाँ पे सॉरी 32 नहीं करना था, यहाँ पे करना था मेरे को 34 किया, और ये मेरा यहाँ पे रेशो बन गया 29.44%। अब मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन सी नजर आ रही है कि चलो 2021 में मेरा ऑडिटेड था, देखिए ऑडिटेड था तो उसमें यहाँ पे उसने कर लिया, अगर ये मेरा प्रोविजनल होता तो मैं अपना मार्जिन इस ऑडिटेड ईयर के करीब करीब रखता, 27 27.5 के करीब रखता यहाँ पे, ठीक है, तो या 28 के करीब रखता, एवरेज ले लेता चलो दोनों की, ठीक है। पर क्योंकि ये ऑडिटेड है, मैं ये प्रोज्यूम कर रहा हूँ ये ऑडिटेड है, तो यहाँ पे मैंने इसके करीब करीब ले आया मैं मार्जिन को। अभी सिमिलरली 2023 में ठीक करते हैं, 2023 में तो इसमें भी खर्चे को कम करना पड़ेगा, तो 33 है, मैं यहाँ पे 40 का मेंटेन करता हूँ, खर्चा कम किया, और मैंने यहाँ पे देखा अपना तो अभी भी 27.87 आया है, तो मेरे को और कम करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसको 44 करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है 29.32। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, इसको 45 करते हैं, अब ये मेरा आ गया 29.68%। पर मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग काफी है, ज्यादा गैप्स हैं, मैं नहीं चाहता इतना ज्यादा भी प्रोजेक्ट करना इसको, तो मैं इसको 40 इन बिटवीन कहीं एडजस्ट करना चाहता हूँ, 44.5 ले लेता हूँ। तो मैं अब देखता हूँ, हाँ बस इतने के करीब मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि ये मैंने एबिटा मार्जिन अपना मेंटेन कर लिया, और इतने के करीब मैं सेटिस्फाइड हूँ, राइट। तो ये आपको चीज का आपको ध्यान रखना है एबिटा मार्जिन को सेट करते टाइम। इंटरेस्ट और एबिटा मार्जिन अगर आपने सेट कर लिया तो बात किसकी रहेगी, सिर्फ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की। टैक्स तो आपका 33% 30.9% आपने लगाना ही लगाना है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को मैंने प्रोजेक्ट करना आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि उसकी प्रोजेक्शन कैसे बनानी है। जब सब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो बन के आएगी, नेट प्रॉफिट रेशो निकल के आएगी यहाँ पे। तो जब नेट प्रॉफिट रेशो आपके पास निकल के आ रही है, वो ऑब्वियसली आपकी जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो थोड़ी सी बढ़ के आएगी, क्योंकि आपने अपनी प्रोजेक्शंस में चीजों की इंप्रूवमेंट की है, अपने प्रोजेक्शंस में चीजों की इंप्रूवमेंट की है, तो आपकी वो नेट प्रॉफिट रेशो पहले से बढ़ के आ रही है, राइट। तो आपको इस हिसाब से सेट करना है अपनी प्रोजेक्शंस को, आपको मेनली जो चीजें हैं वो एबिटा मार्जिन को लेके चलना है अपने कैलकुलेशंस के अंदर। देखिए अगर आप इसमें भी जाएंगे दूसरा क्वेश्चन में, अगर आप कहेंगे कि नेट प्रॉफिट रेशो 9.40% हो गई है, तो आप बोलेंगे कि सर एबिटा मार्जिन तो मोर और लेस हमने सेम ही रखा है, तो नेट प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया, जबकि मेरी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ी है, और जो मेरी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है वो भी बढ़ी है, तो नेट प्रॉफिट इंप्रूव कैसे हो गया। भाई नेट प्रॉफिट इंप्रूव होने का कारण है आपका ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लॉसेस। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ये जो 7.44% है, अगर यहाँ पे मैं इनको 0 कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और इन प्रॉफिट्स को 0 कर दूं, तो आपका, एक मिनट, ये ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर एडजस्टमेंट हो रही है, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो 3 लाख है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख की है, और और जो ये वाला जो आपका अमाउंट है ये 5 लाख का है लॉस का, और ये इसका इंटरेस्ट इनकम तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी है, जो तो आता ही रहेगा हर साल,
ये 2 लाख की कमाई है और ये 2 लाख रुपए का आपका वो लॉस है, ठीक है। तो ये अराउंड 2 लाख रुपए का फर्क तो आपका यहीं पे पड़ रहा है। तो ये 18 की जगह आपका 20 प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए था। तो उसकी वजह से आपकी कुछ परसेंटेज पहले से इंक्रीज हो जानी चाहिए थी, ठीक है। तो कुछ इम्पैक्ट तो उस चीज का है, बाकी कुछ इम्पैक्ट जो है आपका थोड़ा बहुत एबिटा मार्जिन में भी आपने इंप्रूवमेंट की है पहले से। अमाउंट वाइज आपका बड़ा आ रहा है, क्योंकि आपका जो टोटलिटी में अमाउंट है वो बड़ा है, राइट। तो आपको इस हिसाब से प्रोजेक्शंस को अपने सेट करके चलना है, और आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए चीजों की कि हाँ, अगर नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ के आ रही है तो उसका कारण क्या है, क्यों बढ़ के आ रही है। क्योंकि आपको, आपसे अगर कोई पूछे तो आप जस्टिफेबल हो। मैंने सीएमए डाटा में आपको यही सिखाया था कि प्रोजेक्शंस अगर आप कर रहे हैं तो आप क्यों उस चीज को इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, तो उसके ऊपर बने रहिए आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोजेक्शन सेट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज को सबसे ज्यादा पकड़ के में रखना है, वो है एबिटा मार्जिन। तीन जो चीजें हैं आपको जो पकड़ में रखनी है, वो है सेल्स की प्रोजेक्शन आप अच्छे से अच्छे तरीके से सही जितनी हो सके वो करें। इंटरेस्ट का खर्चा कैसे प्रोजेक्ट करना है वो सीखें। डेप्रिसिएशन को कैसे प्रोजेक्ट करना है वो सीखें। एबिटा मार्जिन कितना रखना है, कैसे रखना है, उसको ज्यादा प्लस माइनस नहीं करना, ज्यादा नहीं छेड़ना, मेंटेन करना है। तो उसके हिसाब से चलिए। इतना कर लेंगे तो बाकी सब चीजों की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोजेक्शंस आपकी मोटा मोटा सेट हो जाएंगी। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है। बाकी थोड़ा बहुत कुछ बैंक्स एनबीएफसीज में वर्किंग के तरीकों में डिफरेंट हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस किसी में भी हुआ, कोई जीपी रेशियोज को इंपॉर्टेंस दे सकता है, एनपी रेशियो को भी इंपॉर्टेंस दे सकता है। तो अगर उस तरीका है, थोड़ा बहुत माहौल के हिसाब से ढल जाइए, मेंटेन कर लीजिए। पर प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, किसी बड़े लोगों से बात करेंगे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में, तो हमेशा एबिटा मार्जिन पे ही जो सियाना बंदा होगा एबिटा मार्जिन के ऊपर ही बात करेगा आपसे। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।